बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि कोविड-19 का कहर जो है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें तो केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मुल्क की बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारा मुल्क आ चुका है अगर हम कोविड की बात करें, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद हमारी बढ़ रही है कोविड केसों के हवाले से। मेरे सीनियर साथी हिलाल मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। हिलाल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मुल्क दुनिया के साथ साथ मुल्क की जो हालात है कोविड की वजह से, जितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जो हम कह सकते हैं कि रफ्तार जो है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल रूप, इसमें कोई शक नहीं। 6,97,000 लगभग 7 लाख के आसपास जो है तादाद पहुंच चुकी है। तीसरे नंबर पर भारत आ गया है और इसमें हमने देखा कि जब से ये रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हुई हैं तब से इसमें ज़्यादा ही बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से आइंदा दिनों में जो अंदाजे और अटकलियाँ हैं या जो एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि आइंदा कुछ दिनों में और भी तेज़ी से ये केसेस जो है बढ़ेंगे, क्योंकि मुल्क के हिंदुस्तान की जो आबादी है वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कई ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि ये अभी अगर तीसरे नंबर पर है तो उसके बाद ये दूसरे और एक नंबर पर भी आ सकते हैं जब हम आबादी के तनासब से देखते हैं। लेकिन पूरे मुल्क के साथ साथ जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखते हैं तो दोनों सतहों पर एक तो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है और उसके साथ साथ अमवात का सिलसिला वो भी लगातार जारी है। इसमें भी किसी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तकरीबन 8,000 के करीब हमारे पास जो केसेस है वो पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, और डेथ्स की अगर हम बात करें 136 के करीब डेथ्स भी हुई है, अमवात भी हुई है। मगर जो जम्मू के मुकाबले में कश्मीर की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या रीज़न सोच सकते हैं कि जम्मू की जो तादाद है वो कम रही है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर? देखिए, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो आबादी के तनासब से अगर देखा जाए तो जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में आबादी ज़्यादा है। दूसरा ये कि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है फॉरेन टूरिस्ट का या मुल्क की सतह के जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और उसके साथ साथ अगर तीसरी सतह पर देखा जाए जो एयरपोर्ट से बाहर के मुल्कों की तरफ चाहे काम होगा, चाहे बिज़नेस होगा या लोगों का आना जाना रहता है, और उसके साथ साथ फ़ौज भी यहाँ पर है। तो इस वजह से जो आवाजाही का जो है वो जम्मू के लोगों के मनस्बत कश्मीर के लोगों का मुल्क के दीगर हिस्सों से या दुनिया के दीगर हिस्सों से ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से एक जो आउटब्रेक यहाँ सबसे पहले हुआ था उसके बाद ये चैन कभी थमी नहीं। तो इस वजह से ये 2-3 रीज़न्स जो है वो हो सकते हैं जो एक बुनियाद बनी है कोविड-19 के फैलाव के लिए कश्मीर के अंदर। हालांकि जम्मू कश्मीर जब हम स्टेट वाइज देखते हैं तो टेल एंड पे हैं और यहाँ पर भी वो फैसिलिटी नहीं थी कि जिसको लेकर इसको वक्त पर डील किया जाता है। कुछ लीनेंसेस गवर्नमेंट की लेवल पे भी रहा और कुछ जो ऐसे लोग बाहर थे जो बाहर से यहाँ आए फिर उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, तो वो भी एक रीज़न बना है। लेकिन कुल मिलाकर जब हम मुल्क की स्तर पर देखते हैं तो एक आउटब्रेक होना था और उसके बाद इस पर मुकम्मल पाबंदी या काबू लगाना वो बहुत मुश्किल था। और वजह ये है कि अब जम्मू कश्मीर भी उन रियासतों में शामिल हो चुका है जहाँ पर कोविड-19 सर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल मैं लास्ट में एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी बात करें, उनका कहना है कि सरकार ने अगर अनलॉक कर दिया है, हम कह सकते हैं मार्केट को ईज़ किया गया, ट्रांसपोर्ट भी हम देख रहे हैं, मगर इसके साथ साथ डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो SOPs हैं उनको पूरी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा। ये भी रीज़न बन सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा केसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि SOPs को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए, आज तक देखा गया है जो भी काम आपने पब्लिक डोमेन में छोड़ा है, जो पब्लिक को करना है, हर किसी इंडिविजुअल को करना है, तो वहाँ पर कोताहियाँ रहती हैं। तो चूँकि कोविड-19 के हवाले से जो थ्रेट पहले हुआ करता था, लोग पैनिक हो जाते थे, वो थ्रेट और पैनिक आज की डेट में नज़र नहीं आ रहा है और आज बहुत ही हल्के में लोग इसे ले रहे हैं क्योंकि लोगों को इसमें अब उनके जहन पर कोई किसी तरह का असर नहीं है। लेकिन बात यह है कि जितना हमने इसकी थ्रेट को कमतर समझा है, इसकी इंटेंसिटी को कम समझा है, तब से हमने देखा कि कोविड-19 का फैलाव बढ़ रहा है। डॉक्टर्स ने ऐसी बातें कही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने लेवल पर देख रही हैं। जब अगर वो पूरी तरह से लॉकडाउन करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या है वो भी हमारे सामने आया है कि बहुत ज़्यादा देर तक जो है इन कॉन्सिक्वेंसेस को झेला नहीं जा सकता है। यानी अगर हमने यहाँ लॉकडाउन किया, उसके बाद तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को बंद किया, इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई है और उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा का काम था वो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। चूँकि अभी इस हवाले से कोई वैक्सीन नहीं आया है, कोई इलाज नहीं आया है और फौरी तौर पर इस पर काबू करना भी अभी मुश्किल है और नामुमकिन है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को मजबूरन ये जो रिस्ट्रिक्शंस में ईज़ करना पड़ा, ये सरकार की भी एक मजबूरी बन गई है, इवन की ये पूरी सोसाइटी की एक मजबूरी बन चुकी है।
चलिए हिलाल, बराह रास्त हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा हिलाल हांजुरी ने बात की कोविड-19 के हवाले से। सरकार की मजबूरी बन चुकी थी अनलॉक करने के लिए, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करते तो लोगों की मजबूरियां भी सामने आ रही थी। मगर इसके साथ साथ जो हम SOPs की बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा है। SOPs की वायलेशन कहीं हो रही है, जिसको सरकार को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। फिर हम कह सकते हैं कि हम कोविड फ्री हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंस जब हम मेंटेन रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तब भी कुछ हो सकता है। मगर अभी की अगर हम बात करें तो SOPs की वायलेशन की खबरें बहुत ज्यादा आ रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। उस स्पेशल रिपोर्ट में हमने बात की कोविड-19 के हवाले से। जिस तरह मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोविड के पॉजिटिव केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और डेथ्स की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के साथ साथ पूरी तरह SOPs को फॉलो करें, तब भी हम कोविड-19 से बच सकते हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सिविल सेक्रेटरीट की। अगर हम कश्मीर की बात करें, आज यहाँ पे दोबारा से सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज शुरू होगा। मैं आपको बताऊं नाज़रीन, ये मई के महीने में यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट दोबारा कामकाज शुरू कर रहा था, मगर इस साल कोविड की वजह से अभी तक नहीं हो पाया। और आज बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया और यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट जो है वो आज से कामकाज शुरू किया है यहाँ श्रीनगर में। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज सुबह से ही इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। बराह रास्त हम सनम से जुड़ेंगे और बात करना चाहेंगे सिविल सेक्रेटरीट के हवाले से। सनम, क्या कुछ हाल रहा आज सिविल सेक्रेटरीट में? आज ओपनिंग थी, क्या कोई शो कह सकते हैं, कोई फंक्शन वहां पे हुई, या ऐसे भी खबरें आई कि आज कोई फंक्शन वहां पे इनकार नहीं की गई? देखिए बिल्कुल रऊफ, अगर हम सिविल सेक्रेटरीट की बात करें तो ये मई के महीने में खुलना था। यूजुअली अब तक की तारीख जो रही है ये 6 महीना जम्मू में रहता था और उसके बाद मई के महीने में अगले 6 महीने के लिए कश्मीर से काम शुरू करता था। लेकिन अब की बार एक नया मामला देखने को मिला। सिविल सेक्रेटरीट को पहले पूरा ख़त्म किया गया था, उसके बाद जब अवामी दबाव आया तो फिर पहले इसका बंटवारा किया गया, यानी लूला लंगड़ा सिविल सेक्रेटरीट आज श्रीनगर में खुला और जो 36 टोटल में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से 18 ने आज कश्मीर में काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करना। यूजुअली पास्ट में एक प्रैक्टिस रही है कि जब भी दरबार मूव श्रीनगर में खुलता था तो यहाँ पे एक गार्ड ऑफ ऑनर होता था, एक बाज़ाब्ता तौर पर एक फंक्शन होती थी और उसमें जो भी अफसर होता था, चाहे वो गवर्नर होता या चीफ मिनिस्टर होता, वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे कौमी तराना, कौमी झंडा लहराता। उसके साथ साथ बाद में एक फंक्शन होता, मीडिया से बात की जाती, हालात पे बात की जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, सीधा आया गया और गया, दफ्तर खुला। और इस सारे के बीच में ये जो दरबार मूव अब की बार बड़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा और कंट्रोवर्सीज में पहला यही हुआ कि कश्मीरियों का इल्ज़ाम है, कश्मीरी लोग कहते हैं कि एक जाने माने मंसूबे के तहत कश्मीर के पावर सेंटर को जम्मू कश्मीर से निकाल के जम्मू शिफ्ट करने की एक साजिश है, ये कुछ लोगों का इल्जाम है। उस साजिश के साथ साथ दूसरा इल्जाम ये है कि कश्मीर का जो पावर सेंटर है उसमें कहीं न कहीं कुछ लोग इंटरेस्टेड है कि इसको खत्म किया जाए। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट है 36 में से जो 18 पोर्टफोलियोज या हम कहें 18 दफातर कश्मीर में जो काम करेंगे, उन 18 में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी पब्लिक डीलिंग हो। खासतौर पर इस वक्त कोविड चल रहा है, आम लोगों का यही राय थी, आम लोगों का यही कहना था कि कोविड में हेल्थ डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो हालात को देखें, ग्राउंड पे रहें। लेकिन इसी सिविल सेक्रेटरीट के इस ऑर्डर के यानी बंटवारे के इस ऑर्डर में हेल्थ डिपार्टमेंट को जम्मू में रखा गया, जबकि इस वक्त कश्मीर में ज्यादा प्रकोप है, कश्मीर में ज्यादा खतरा है कोविड का, कश्मीर में ज्यादा अमवात हो रही है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट को ग्राउंड पे मॉनिटर करना था, ग्राउंड पे कंट्रोवर्सी जो है उनको दूर करना था, उसको जम्मू में रखा गया है। और साफ जाहिर है जब ये जम्मू में होगा तो कश्मीर में नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ जो दूसरे बड़े जो पब्लिक इंटरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, खासतौर पे पब्लिक इंटरेस्ट डिपार्टमेंट्स को जम्मू में रखा गया है। और कश्मीर वाले यही कहते हैं कि हमारे हिस्से में अब की बार जो सरकार ने दिया है वो डीले अंजर पंजर दिए हुए हैं। यह आम लोगों की राय है, लेकिन सरकार इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं। सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां आपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की कि हेल्थ सेक्टर को जम्मू में ही रखा गया, जहां वर्क्स की हम बात करें, यहाँ पे जो वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे हम R&B की बात करें, PHC की बात करें, इरिगेशन की बात करें, क्या वो कश्मीर में है या उनको भी जम्मू में ही रखा गया है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, यहाँ पे कश्मीरी का इल्ज़ाम है टूटे फूटे यानी अंजर डीले पंजर डीले वाले डिपार्टमेंट हैं। यहाँ कल्चर रखा गया है, यहाँ वो डिपार्टमेंट रखे गए हैं, बागबानी रखी गई है, यहाँ टूरिज्म साफ जाहिर है कश्मीर कब में ही है, जम्मू में टूरिज्म नहीं तो मजबूरी थी। लेकिन ओवरऑल जो अच्छे जिनको यहाँ पे हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, जिनका आवाम के साथ डायरेक्ट
डायरेक्ट लिंक होता है उनको जम्मू में रखा गया है। और कश्मीरी इसको यही कहते हैं कि जानबूझ के अवाम को जम्मू कश्मीर से जम्मू जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये अवाम की बात है। जिससे भी मैं सुबह से श्रीनगर में बात करूं सब यही कह रहे हैं और आज भी यही कहते थे कि ये बात एलजी तक पहुंचानी जरूरी है, उन तक ये बात पहुंचानी है कि कश्मीरियों का जुर्म क्या है। ये लोग कह रहे थे कश्मीरी अपनी राय रखते हैं, ये अपने अपने व्यू है, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि आज दरबार मुँह खुला श्रीनगर में और बगैर किसी फंक्शन के, बगैर किसी नूद नुमाइश के और आया और गया। और आज पहली बार ऐसा हुआ, लगभग पिछले 20-22 सालों से मैं भी कवर करता रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह के हालात थे कि मीडिया को अलाउड नहीं था वहां किसी को जाने। यूजुअली अब के हमारे यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में सिर्फ 2 घंटे का ही आम कश्मीरी को रसाई है, 2 बजे से 4 बजे तक ही उसको एंट्री मिलती रहती है। लेकिन उस बीच में पहले कभी कभी हो जाता था कि मीडिया के लिए एक्सेस होती थी, लेकिन अब की बार मीडिया या दूसरे लोग जितने भी हैं रसाई किसी को नहीं है और इस पे लोगों में आज नाराजगी जरूर दिखाई जा रही थी। सनम, मैं लास्ट में जानना चाहूंगा, जहां आपने कहा कि जो डिपार्टमेंट्स है खासकर जम्मू में रखे गए, यहाँ के लोगों को अगर उन डिपार्टमेंट में काम होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो ऑफिसर्स के बजाय सेक्रेटरी ही जाते थे कामकाज के हवाले से, क्या यहाँ के लोगों को अब जम्मू जाना पड़ेगा अपने काम के हवाले से, किसी भी प्रोसेस के हवाले से? देखिए साफ जाहिर है अब कश्मीरी को कोई भी अपनी जो फाइल होगी, कोई भी काम होगा उसके लिए उसको जम्मू जाना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंटली बताऊं, जो आज मैंने सिविल सेक्रेटरीट पे अपने सोर्सेज से जब कांटेक्ट किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि इस कोविड के नाम को लेके इस दरबार मुँह को रोका गया है, लेकिन जम्मू में जो सिविल सेक्रेटरीट में पिछले दिनों अटेंडेंस रही है वो सिर्फ 7% रही है इस कोविड के दौरान, जबकि कश्मीर में सिविल सेक्रेटरीट ना होते हुए भी 60% से अबो अटेंडेंस रही है। ओवरऑल अटेंडेंस जो है कश्मीर में बहुत ज्यादा रही है। कश्मीर में लोग आए हैं सिविल सेक्रेटरीट और यहाँ पे एम्प्लॉयज जितने भी थे वो आए, लेकिन अचानक इसको जम्मू में रखना, आधा बंटवारा करना, इस पे लोगों में आज भी है। कहते हैं कि ये शुरुआत ही एक लंबी कहानी है, आगे आगे इसके और से नतीजे वो निकलेंगे। आम लोग इस वक्त यही कहते हैं कि पावर सेंटर जो कश्मीर का है उसको ट्रांसफर किया जाने की एक कोशिश है। चलिए सनम, हमारे साथ बात करने की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिविल सेक्रेटरीट के हवाले से हमने बात की। आज सिविल सेक्रेटरीट ने यहाँ दोबारा कामकाज शुरू किया, मगर सनम जो हमारे रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट कर, उनका कहना है कि लोगों ने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं, लोगों ने मलाल का इजहार किया, क्योंकि जो हम कह सकते हैं पेरेंट डिपार्टमेंट्स, खासकर अगर हम हेल्थ की बात करें, वर्क्स की बात करें, उनको जम्मू में रखा गया। तो लोगों ने कहा कि क्या यहाँ के लोगों को अब अपने काम के लिए, अपनी फाइल के लिए, किसी भी जो काम है इन डिपार्टमेंट में, उनके लिए जम्मू जाना पड़ेगा? एक सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, उस स्पेशल रिपोर्ट में आप हम बात करेंगे गांदरबल की। नाले सिंध में श्रीनगर से वाबस्ता 2 लड़के जो कल ज़ेर आब हुए थे, गर्क आब हुए थे नाले सिंध में, और अभी तक उनकी जो बाजियाबी के हवाले से पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसेस चलाया। हमारे साथी सलीम वानी वहाँ पे मौजूद है, बराह रास्त हम सलीम वानी से बात करेंगे। सलीम, ज़रा तफसील बताइए कि कहाँ का इन लड़कों का ताल्लुक कहाँ से है और कब हुए, और क्या बाजियाबी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के इकदाम उठा रही है? देखिए रूप, कल बाद दोपहर जो 3 लड़के कंगन किचपारा डंपिंग के पास जो एक पार्क है नाल सिंध के साथ ही पावर कैनाल के, उसमें जो 2 लड़के घर के आब हुए थे, उनको जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल 4 बजे से स्टार्ट किया था, जिसमें कंगन सब डिवीजन के सारे जो जवान है, तो पुलिस है, आर्मी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने कल 8 बजे तक रेस्क्यू किया था। तो कल कोई डेड बॉडी नहीं मिली। तो आज सुबह 8 बजे के करीब यहाँ दोक्ट्यूना प्रंग के करीब एक डेड बॉडी मिली है, जिसका नाम है रूफ, जो नूरबाग कमरवारी का रहने वाला है। और आज सुबह ही डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, एसएसपी गांदरबल, जो ऑन स्पॉट खुद रात यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आए हैं। और यहाँ पे पूरे सब डिवीजन के जो अवाम है, कंगन के जो लोग है, जो एक्सपर्ट है, यहाँ के जवान, जो उन्होंने दरियाई सिंध में कूद कर इन जवानों की डेड बॉडी अभी भी तलाश की, एक की मिली, अभी एक की तलाश जारी है। अभी रेस्क्यू चल रहा है दूसरी डेड बॉडी के लिए, अभी तक दूसरी डेड बॉडी नाले सिंध में ही है। सलीम, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या इनके घर वाले, इनके लवाकिन कल से वहीं पे थे? ये भी खबरें आ रही कि वो कल से ही बराबर वहीं पे है, पूरे तरह इस नाले सिंध के इर्द गिर्द वो भी थे? बिल्कुल, जो रूफ जिसकी डेड बॉडी मिली है वो सबसे पहले उसके पेरेंट्स हैं, सबसे पहले वो यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसके पेरेंट्स भी आए। रूफ का बाप कल से यहाँ पे अपने और वो दरिया को भी चलाता था कि मेरे बेटे को आवाज को दे, वैसे ही रोता था। लेकिन जब सुबह उसकी डेड बॉडी मिली तो सारे जो उसके घर वाले लवाकिन आए थे, उसके बाद वो वापस चले गए डेड बॉडी के लिए। दूसरे वालों के जो पूरी पेरेंट फैमिली है वो तो अभी यहाँ ही है, पूरा कंगन का अवाम उनके साथ शाना बशाना चलता है। सलीम, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो डेड बॉडी बाजियाब हुई है, क्या ये घर वालों को दी गई है या अभी आखिरी लवाजमात के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया या सीधे घर वालों को ही दी गई है?
बिल्कुल उसी टाइम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल भी था, एसएसपी गांधरबल भी था। उसको खाली कंगन हॉस्पिटल के लिए कुछ लवाजमात के लिए लिया गया। उसके बाद फौरन उसके जो लवाकिन है, फैमिलीज है, उसको हैंडओवर किया गया और वो उसी टाइम श्रीनगर की तरफ रवाना गए। सलीम, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो ये पावर कैनाल है वहाँ पे हम देखते हैं आए रोज हादसा रहते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे इसको बंद नहीं कर रही है या लोगों को वहाँ पे क्यों अलो किया जा रहा है फिर जाने के लिए इस पावर कैनाल के नजदीक जहाँ पे इस तरह के हादसा होते रहते हैं? बिल्कुल आपका कहना रूप सही है। आज यहाँ ने लोगों ने भी सवाल या निशान उठाया एडमिनिस्ट्रेशन को। जो पावर पीडीसी है, जो उसके उनके ऑफिसरान है, खाली वो अफसर अपने ऑफिसों का विजिट करते हैं। पिछले 3 सालों से कहीं जाने इसमें जाया हो गई, कहीं जवानों की जाने जाया होगी। बिल्कुल आज जो कंगन का अवाम है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को खुद वजारत यहाँ पे लोगों को ये बताया गया है कि उस पावर कैनाल को या तो फेंसिंग किया जाए या तो उसमें कोई अभी इमरजेंसी के तौर पर कंसंटेना का वायर बिछाया जाए, क्योंकि ये 3 सालों में तकरीबन 8 लड़कों की जान जाया हुई इस पावर कैनाल की वजह से। क्योंकि जो छोटे लोग श्रीनगर से आते हैं, पावर कैनाल में छलांग लगाते हैं, उनको पता नहीं होता है ये गहरा है, उसी की वजह से उनकी जान जाया होती है। अब यही सवाल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को भी मैंने आज सवाल किया, तो उसने बोला कि हम अभी एडवाइजरी भी जारी की है कि उधर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा और हम तो हंगामी बुनियाद में इस डंपिंग यहाँ पे जो पावर कैनाल है, या तो इसको फेंसिंग करेंगे या तो अभी कंसंटेना के उसमें लगाएंगे तार। चलिए सलीम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थे हमारे साथी सलीम वानी जो बराह रास्त बात कर रहे थे। चलिए नाज़रीन, कंगन के हवाले से हमने बात की। 2 नौजवान जो है नाले सिंध में गैरकाबू है, जहाँ पे एक की जो बॉडी है उसको रिकवर किया गया है, दूसरी की तलाश अभी बराबर जारी है। पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगी हुई है और जो कंगन के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वो भी नाले सिंध में हैं और पूरी तरह इस नौजवान को बाजियाब करने की जो कोशिश है वो मुसलसल जारी है। इधर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने इस हवाले से हमारे साथी सलीम वानी से बात की। आए आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है डिप्टी कमिश्नर गांधरबल का। जैसे आपने भी यहाँ देखा होगा कि कल हमारे यहाँ पे श्रीनगर से कुछ बच्चे आए थे 3 के करीब, वो नहाने के लिए आए यहाँ पे किचपारा पार्क के पास, कंगन के पास जो हमारी, वहाँ से इनका वो 2 की ड्राउनिंग होगी और ड्राउनिंग के बाद उनकी डेथ हो गई और अभी जो है बॉडीज़ कल से रिट्रीव करने में कोशिश जारी थी। हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी हुई थी, पुलिस, SDRF, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोकल्स बढ़ चढ़ के जिनने साथ हमारा दिया। तो कल तो हमने ऑपरेशन जो है कॉल ऑफ किया था अंधेरे की वजह से। सुबह दोबारा से जब 7 बजे स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, 9 बजे के करीब हमें एक बॉडी रिट्रीव हुई और जहाँ जो स्पॉट था उससे नीचे जाकर के 2-2.5 किलोमीटर पर रिट्रीव हुई। उसको हमने निकाल के अभी वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए ले दें और बाकी जो सेकंड बॉडी है उसका रिट्रीवल जो है रेस्क्यू जारी है। इंशाल्लाह होपफुली मुझे लगता है शाम तक हमें उसका भी वो डेड बॉडी मिल जानी चाहिए। इन केस अगर और कोई एक्सपर्ट्स को यहाँ पे कॉल करना होगा या मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर भेजने की और हमारी पूरी कोशिश होगी जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम रिट्रीव करने में बॉडी कामयाब हो जाए। चलिए, 3 जो कह सकते हैं कि 3 जानें तलफ हो गई है पानी की वजह से, पानी में बहाव की वजह से। शुपैर में एक 2.5 साल बच्ची और कंगन के पावर कैनाल से 2 नौजवान शायद श्रीनगर से जिनका ताल्लुक है, उनकी जान चली गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंगन पावर कैनाल है उसकी तरफ सीरियसली सोचना चाहिए क्योंकि आए रोज़ वहाँ पे हादसा होते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को उस एरिया में किसी को जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मेडिकल असिस्टेंट्स के हवाले से। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मेडिकल असिस्टेंट्स ने आज एहतजाज किया, जो ट्रेनड मेडिकल असिस्टेंट है, जिन्होंने ट्रेनिंग्स की है मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन में वो ट्रेनिंग करके आए हैं मेडिकल असिस्टेंट्स की। तो 370 के बाद जो यहाँ पे JNK मेडिकल काउंसिल हुआ करता था उसको ख़त्म किया गया है। उसके बाद जो नया मेडिकल काउंसिल बनाया गया तो इन स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि वो उस मेडिकल काउंसिल में फॉल नहीं हो रहे हैं। क्या कहना है इन बच्चों का जिन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया, आए आपकी नज़र करते हैं। एक्चुअली ये है कि हम 20,000 तालिब इल्म हैं, तो न तो हमें रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं न तो हमें लाइसेंस दे रहे हैं। इस लिहाज से हमने गवर्नर इंतजामिया या कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से उनके साथ कई बार मुतालबा भी किया है, कई मेमोरेंडम भी भेजा है, मगर उनकी तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। पहले तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन होती थी, बाज़ाब्ता तो रजिस्टर्ड होती थी, अब ये क्या हो गया? देखिए, जब से आर्टिकल 370 एबॉलिश हुआ, यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टेट फार्मेसी थी, उसके अंदर स्टेट फार्मेसी के अंदर यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट्स फॉल होते थे, रजिस्ट्रेशन के लिए भी, लाइसेंस के लिए भी और जॉब के लिए भी। जब आर्टिकल एबॉलिश हुआ, यहाँ पे इंडियन फार्मेसी काउंसिल आया, उसके तहत न तो मेडिकल असिस्टेंट्स एलिजिबल है, न तो जॉब के लिए, न तो रजिस्ट्रेशन के लिए, न तो लाइसेंस के लिए। इस कोर्स में अभी भी एडमिशन हो रहा है सर। इसमें 20,000 तालिब इल्म हैं,
जिन्होंने ये परस्यू किया है बिफोर द एबॉलिगेशन ऑफ आर्टिकल 3 जो जिन्होंने किया है या अभी कर रहे हैं। इसमें ऐसे भी 5-4 बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी चल रहा है इस वक्त सर। अभी भी हमने एक रिक्वेस्ट की थी, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, फार्मेसी के रिलेटेड जो भी हो, हमने उनके साथ बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। ये आपने कहाँ पे की है, ये डिग्री वगैरह कहाँ पे कर रहे हैं या कहाँ पे की? ये सर डिप्लोमा है, यहाँ पे ये 2 साल का होता था, मगर नासाजार हालात की वजह से ये 3.5 साल होता है, ये खत्म होता है। यहाँ पे जो डिफरेंट ANMT स्कूल्स है, लाइक ANMT श्रीनगर है, ANMT बारामूला है, ये सरकारी है ना? ये सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। चाहे ताहिरा खान में से इसमें आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नूरानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ये एडमिशन हो रहा है सर। चलिए नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ट्रेनिड मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स ने आज एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार को चाहिए कि इनकी नौकरियों के हवाले से वो कोई इकदाम उठाए, क्योंकि JNK मेडिकल काउंसिल जो ख़त्म होने के बाद ये कहीं पे भी फॉल नहीं हो रहे हैं, मतलब किसी क्राइटेरिया में ये फॉल नहीं कर रहे हैं। तो मरकज़ी सरकार को चाहिए या तो JNK मेडिकल काउंसिल को दोबारा से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए या इनकी नौकरियों के लिए कोई इकदाम उठाए। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने बात की जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ पे तामीर व तरक्की के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात की, कोविड-19 के हवाले से हमने बात की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे मेरी कैमरा पर्सन आबिद कादिर के साथ, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रहे, हमें दुआओं में याद रखें।